कहानी की स्टार्टिंग एक लड़के को दिखाते हुए होती है जिसे उसकी फियांसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे फोर्स कर रही होती है कि वो इस भारी सी जेसीबी को उनके बैठने के साथ उसे अपने बॉडी के पावर से खींचे। लड़का इतना मासूम होता है कि वो अपने फियांसे की इस बात को भी मान लेता है और जैसे जैसे वो उसे करने के लिए कह रही होती है वो वैसे वैसे करते ही जा रहा होता है। भले ही उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है। तभी वो जोर से चीखता है और उसकी आंखों के सामने उसकी कुछ पुरानी यादें घूमने लगती हैं। पता चलता है कि आज से 300 साल पहले कुछ पावरफुल लोग मिलकर किंग पैलेस को हथियाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चुन चुन कर टीम बनाई और उनकी टीम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनी। और फिर उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक किंग पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया और वो किंग पैलेस को हराने में कामयाब भी हो चुके थे, क्योंकि किंग पैलेस की तरफ से सिर्फ वहाँ की ग्रेट गार्डियन ही लड़ रही थी, इसलिए वो लोग जीत रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे किंग पैलेस का प्रिंस आ जाता है जिसका नाम लिंग बाओ होता है। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और साथ ही वो पवित्र गुरु होली मास्टर भी होता है। वो यहाँ पे आता है और थोड़ी देर के अंदर इनके सभी पार्टनर को एक एक करके खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों से अपनी आत्मा को 5 हिस्सों में बांटता है और उसके बाद अपने मंत्रों से उजागर करते हुए अपने आप और अपने पर्पल तलवार को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली करता है और उसके बाद वो लगभग सभी को खत्म कर देता है। लिंग बाओ को अपनी यादाश्त याद आ चुकी थी, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और जब उसके फियांसे और उसका बॉयफ्रेंड उसे इस हालत में देखते हैं तब वो उसकी मदद नहीं करते हैं। वो उसे मरने के हवाले वैसे ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन किंगडम का किंग पैलेस वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग बाओ की तलवार होती है। तलवार अचानक से 7 रंगों के साथ साइन करने लगती है और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे ग्रेट गार्जियन को ये पता चल जाता है कि उनके गुरु लिंग बाओ की यादाश्त वापस आ चुकी है और वो वापस आकर इस दुनिया पे राज करने वाले हैं, जिसके लिए वो अपने सभी सैनिकों को बुलाती है ताकि वो लिंग बाओ से जाकर मिल सके। दूसरी तरफ लिंग बाओ को भी थोड़ी देर के अंदर होश आ जाता है। उसे सारी यादें याद आ चुकी होती है और उसे पता होता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो ड्रैगन किंगडम का होली मास्टर है। और तभी हमें वापस से वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम लिंग बाओ को देखते हैं जिसने लगभग सभी बुरी शक्तियों को खत्म कर दिया होता है, लेकिन इन सारी चीजों में इसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वो मानव दुनिया में छुपने का फैसला करता है और जाने से पहले अपने पर्पल तलवार को 4 हिस्सों में बांट देता है। एक तलवार उसके ड्रैगन किंगडम की हिफाजत करेगी और 3 तलवार बॉर्डर की हिफाजत करेगी, ताकि उसके ना रहने के बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सभी तलवार को उनकी जिम्मेदारी सौंपने के बाद लिंग बाओ वहाँ से चला जाता है। लिंग बाओ को अब सब कुछ याद आ गया था कि वो कौन है और यहाँ पे वो क्या कर रहा है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ग्रेट गार्जियन भी आ जाती है सैनिकों के साथ। वो लिंग बाओ को देखते ही उसके सामने झुक जाती है और फिर वो उनके पर्पल तलवार का पहला पार्ट उन्हें दे देती है। तलवार को देखकर लिंग बाओ काफी खुश होता है। फिर गार्डियन लिंग बाओ के बॉडी पे लगे हुए जंजीरों को नोटिस करती है और उनसे पूछती है कि ये सारी चीजें कैसे हुई। लिंग बाओ बताता है कि ये सारी चीजें उसके फियांसे ने की है। गार्डियन तो इस बात से काफी गुस्सा होती है। वो उसे सजा देना चाहती थी, लेकिन लिंग बाओ उसे छोड़ देता है और कहता है कि इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने सभी तलवारों को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं शक्तिशाली हो सकूं। इसलिए जो सबसे जरूरी है उस पे ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर गार्डियन उसकी बाकी तलवारों के बारे में उससे बताने लगती है कि जब वो नहीं था तो किस तरीके से कुछ पावरफुल फैमिली ने बॉर्डर की हिफाजत करने वाली तलवारों को ही चुरा लिया ताकि वो इससे अपनी इज्जत को बढ़ा सके और अपने रुतबे को दिखा सके। लिंग बाओ इसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिसने भी उसकी तलवार को चुराने की हिम्मत की है। इसके बाद वो अपने पहले तलवार के बारे में पूछता है। गार्डियन पहले तलवार के बारे में बताती है कि पहला तलवार चू फैमिली के पास है और हाल फिलहाल में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे चू फैमिली अपने ग्रैंड डॉटर के लिए हस्बैंड चूज कर रही है, जिसके लिए वो उस तलवार का यूज करने वाली है। लिंग साओ को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि उसकी तलवार को इस तरीके से यूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम चू पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे पार्टी में काफी सारे लोग आए होते हैं जो की बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई पर्सन उस तलवार को निकाल देता है तो वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसे चू परिवार की सबसे सुंदर महिला के साथ चू परिवार की पूरी संपत्ति भी मिल जाएगी। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे चू फैमिली की डॉटर आती है जिसका नाम लिंग सी होता है और वो एक वॉरियर होती है, इसलिए उसका एटीट्यूड भी बाकी लड़कियों से थोड़ा अलग होता है। वो यहाँ पे आते ही अपने बारे में बताने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो अपने लिए पार्टनर भी शक्तिशाली ढूंढ रही है, जिसके लिए अगर कोई उसे पाना चाहता है तो उसके तरीकों को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर वो लिंग बाओ की दूसरी तलवार के बारे में बताने लगती है। वो यहाँ पे झूठ बोल रही होती है और शो ऑफ कर रही होती है कि इस तलवार को उसके परिवार द्वारा बड़े लोगों द्वारा दिया गया है, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ईमानदार है। दूसरी तरफ लिंग बाओ भी इस पार्टी में आता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। अंदर सभी लोग उस तलवार को देखकर काफी खुश होते हैं और ट्राई करने के बारे में सोच रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन होगा जो कि इतना शक्तिशाली होगा जो कि उस तलवार को उसके म्यान से बाहर निकाल सके। तभी एक चश्मे वाला लड़का आगे बढ़ता है उस तलवार को उसके म्यान से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो तलवार को
हिला भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपना बार बार तरीका चेंज करने लगता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो असफल रहता है। इसीलिए वो अपनी नाकामयाबी छुपाते हुए कहने लगता है कि ये पवित्र गुरु का तलवार है, आखिर कोई आम इंसान इसे कैसे निकाल सकता है। अगर किसी के पास आध्यात्मिक ऊर्जा है तो ही वो ये ट्राई करे, क्योंकि ऐसे तो इस तलवार को निकालना नामुमकिन है। ये सुनकर लू परिवार का यंग मास्टर, जो वो भी इस पार्टी में आया होता है, वो इस लड़की की बात सुनता है और कहता है कि तुम नाकारे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उस तलवार को उसके म्यान से बाहर नहीं निकाल सकता है। मैं आसानी से उस तलवार को बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि हर दिन मैं जिम में 1000 पाउंड आसानी से उठा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सबके सामने शो ऑफ करते हुए उस तलवार को उठा लेता है, लेकिन वो उस तलवार को उसके म्यान से बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये तलवार 1000 पाउंड से भी ज्यादा की होती है। वो भी कई बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता है। और तभी बाहर से एक आवाज आती है, मेरी तलवार को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सभी को सजा दूंगा। आवाज सुनते ही सभी सहम जाते हैं। दरवाजा ओपन होता है और सामने से लिंग बाव आता है और लू फैमिली के यंग मास्टर के पास आते ही मुझसे कहता है कि मेरी तलवार को छूना छोड़ दो। लिंग बाव की फियांसे की वजह से सभी लोग उसे पहले से ही जानते थे कि वो साओ फैमिली का गुलाम है। 3 साल पहले लिंग बाव ने साओ फैमिली के बूढ़े बुजुर्ग की मदद की थी, जिस वजह से वो उसे इम्प्रेस हो गए और अपनी पोती की शादी उससे तय कर दिया। लेकिन परिवार का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि चाहता था कि इन दोनों की शादी हो। तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पे भी उसे नौकरों जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। ये देखकर वो उसे कहता है कि मैं इस पार्टी में 2 कारण से आया था, एक तो तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए और दूसरा इस तलवार को अपने साथ लेकर जाने के लिए। फिर वो अपने पास से शादी के पेपर्स निकालता है और एंगेजमेंट को कैंसिल करते हुए इसे टुकड़ों में फाड़ कर हवा में फेंक देता है। जैसे वो ऐसा करता है, टुकड़ों से रोशनी निकलती है और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए होते हैं उनके माथे पे लाल कलर से ये लिख जाता है कि आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। इस चीज से सभी गेस्ट काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने ये कौन सी गंदी चाल चली है। लिंग बाव कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, जिसने जो किया है उसको उतना सजा तो जरूर मिलेगा। तुम सबको एक एक करके मैं सजा दूंगा। ये सुनकर सभी उसे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है एक छोटे से बदबूदार नौकर की तुम हमें सजा दोगे। ये सुनकर वो कहता है कि वो कोई नौकर नहीं है, वो ड्रैगन किंगडम के किंग पैलेस का पवित्र गुरु है। ये बात सुनकर मेहमान हंसने लगते हैं। वहीं लू फैमिली का यंग मास्टर इस बात से गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये गरीब इंसान किसी बड़े और पावरफुल की आइडेंटिटी कैसे चुरा सकता है। इनसे भी आगे बढ़ती है और कहती है कि जो तुमने किया है तुम्हें उस बात का सजा जरूर मिलेगा। वो कहती है कि वो सबके सामने झुककर अपनी गलती की माफी मांगे, लेकिन लिंग बाव इसके खिलाफ होता है। वो माफी मांगने से मना कर देता है। तब वो अपने खतरनाक बॉडीगार्ड को बुलाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूर दिखाई दे रहा होता है। वो यहाँ पे आता है और अपने वेपन से लिंग बाव को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही बाव तेजी से अपना पैर जमीन पे मारता है, जिससे काट के जो टुकड़े होते हैं वो उसके हाथ में आ जाते हैं और फिर वो उसका यूज करते हुए थोड़ी देर के अंदर इस खतरनाक बॉडीगार्ड को भी चित कर देता है। लिंसी इससे भी नहीं डरती है। वो कहती है कि उसके पास पवित्र गुरु का दिया हुआ तलवार है, जिसका यूज करके वो थोड़ी देर के अंदर इसे खत्म कर देगी। लिंग बाव कहता है कि जिस तलवार के दम पर तुम इतना ज्यादा उछल रही हो ना, वो मेरे एक इशारे पे मेरे पास खींचता चला आएगा। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मजाक है क्या, ये पवित्र गुरु की तलवार है, ना कि किसी गुलाम की जो तुम्हारे इशारे पे तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन जैसे ही लिंग बाव अपने तलवारी को अपने पास आने का इशारा करता है, तलवार के अंदर ऊर्जा प्रकट होती है और तलवार रोशनी के साथ जोर से हिलने लगता है। लिंग बाव जैसे जैसे इशारा करता है, तलवार लिंगसी के हाथ से छूट जाता है और जिस तरीके से वो उसे घूमने के लिए कहता है, वो आसमान में तेजी से गोल दिशा में घूमने लगता है। और फिर लिंग बाव उसे अपने पास बुलाता है और तलवार उसके इशारे पे उसके हाथ में तुरंत चली जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं। तब वो कहता है कि तुम्हारी हैरानी को मैं और बढ़ा देता हूँ, और फिर वो तलवार को उसके म्यान से बाहर निकालने लगता है। तलवार बहुत ही स्मूथली उसके हाथों से उस म्यान से निकलने लगता है, जो कि लोगों को ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कर देती है, क्योंकि कई सौ साल से इस तलवार को कोई भी उस म्यान से बाहर नहीं निकाल पाया था। लेकिन फिर भी लिंसी इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उतना तो मैं भी निकाल सकती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो अपने दूसरे इशारे पे तलवार को पूरी तरीके से उस म्यान से बाहर निकाल देता है। तलवार तेज सफेद रोशनी के साथ शाइन कर रही होती है। इसके बाद वो तलवार को सीधा लू फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर तान देता है। ये भी सोच रहा होता है कि अपने पावर से भारी पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन वो इस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाया, तो आखिर इसने ये कैसे कर दिया। भीड़ भी सोच रही होती है कि आखिर इस गुलाम में ऐसी कौन सी खास शक्ति है जिससे वो इतना बड़ा काम कर दिया। फिर लिंग बाव अपने तलवार के ऊपर बस अपने खून का एक कतरा डालता है, जिस वजह से तलवार के अंदर जो लाल ड्रैगन होता है वो भी लोगों के सामने आता है। फिर वो तलवार को सीधा लिंगसी के ऊपर टांग देता है और कहता है कि मैंने म्यान से तलवार को बाहर निकाल दिया, अब बताओ तुम क्या करोगी। लिंगसी कहती है कि ये मत सोचो कि तुमने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाल दिया तो तुम मुझसे शादी कर लो। लिंग बाव भी कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। अब कोई लिंगसी जैसी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करे तो उसे काफी ज्यादा तो बुरा
लगेगा ही, इसलिए वो उसे कहती है कि ये मत सोचो कि तुमने तलवार को बाहर निकाल दिया तो तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम कोई पवित्र गुरु नहीं हो, तुम ढोंग कर रहे हो। इस तलवार को तुमने किसी चीटिंग के थ्रू बाहर निकाला है। तलवार निकल जाने के बाद भी कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता है कि इसने इस तलवार को अपनी काबिलियत से बाहर निकाली है और ये कोई किंग पैलेस का पवित्र गुरु है। वो तो इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए सभी गेस्ट उस तलवार को लिंगशी को वापस देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम उस तलवार के लायक नहीं हो। लिंसी भी 2 बड़े बॉक्स लाती है जो कि पूरे सोने के बिस्किट से भरे होते हैं, जिसे वो लिंग बाओ को देते हुए कहती है कि इसे ले लो और तलवार को सौंप दो, क्योंकि तुम तो एक गुलाम हो और तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी हैं। लेकिन लिंग बाओ पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी तलवार चाहिए तो तुम आकर इसे ले सकती हो। ये सुनकर वो गुस्से में आगे बढ़ती है। जैसे वो तलवार को आगे से पकड़ती है, लिंग बाओ तलवार को छोड़ देता है और तलवार इतनी ज्यादा भारी हो जाती है कि वो नीचे ही गिर जाती है। इसके बाद लिंगसी उस तलवार को हिला भी नहीं पाती है। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन तलवार इतनी भारी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है। वो कहती है कि तुमने इस तलवार के साथ क्या किया। तभी चश्मे वाला लड़का भी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और वो भी तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी तलवार नहीं उठती है। ब्लू फैमिली का यंग मास्टर वो कैसे पीछे हट सकता है। वो भी आगे आता है और तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार अब बहुत ही ज्यादा भारी हो गई होती है, जिस वजह से ये तीनों उस तलवार को उठा ही नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर लिंग बाओ उस तलवार को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन लिंसी उसे रोकती है और कहती है कि तुमने एक बार उस तलवार को गंदा कर दिया है, दूसरी बार उस तलवार को छूने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वो हमारा खजाना है। लिंग बाओ कहता है कि खजाना, वो तो मेरा सिंपल सा तलवार है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनता है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि ये कोई पालतू जानवर नहीं है जो कि सिर्फ तुम्हारी बातें सुनेगा। ये एक तलवार है और इसका काम है लड़ाई में हमारा साथ देना। लिंग बाओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि तलवार मेरी बातें सुनती है, तो चलो मेरे साथ एक शर्त ही लगा लो। चश्मे वाला लड़का और यंग मास्टर भी सोच रहे होते हैं कि क्या पागल लड़का है, तलवार उसका शिष्य कैसे हो सकता है। फ्योंसे की माँ कहती है कि सच में ये लड़का पागल हो गया है। अगर इसकी तलवार इसकी बात सुनती है तो मैं इसके सामने झुककर इससे माफी मांगूंगी। लिंसी भी कहती है कि ठीक है, अगर ये तलवार तुम्हारी बातें सुनती है तो मैं अपना पद तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगी। बाओ कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे पद से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोग हो और जैसे पद पे हो उस तरीके से तुम हमारे किंगडम पैलेस को बर्बाद कर सकते हो, इसीलिए तुम सभी को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे कहते हुए वो अपने दिव्य तलवार को आवाज देता है कि वो खड़ी हो जाए। उसकी आवाज पे तलवार जोर से हिलने लगती है और खड़े होने की कोशिश करने लगती है। फिर वो उसके इशारे पे उठ खड़ी होती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती है और फिर वो उसके सामने आकर थोड़ी देर में उसे प्रणाम कर रही होती है और उसका स्वागत कर रही होती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार वो दिव्य तलवार लिंग बाओ के चारों तरफ घूमती रहती और उसका स्वागत करते हुए उसे आदर के साथ प्रणाम करती और उसे अपना गुरु भी कह रही होती है, जिसे देखकर लोग डर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि तलवार कैसी बात कर सकती है। तलवार को किसी के सामने सिर झुकाते हुए और बात करते हुए, किसी को गुरु कहते हुए किसी ने भी इस तलवार को ये सारी चीजें करते हुए नहीं देखा था। इसीलिए ये सारी चीजें जब इन लोगों के सामने पहली बार होती है तब यंग मास्टर कहता है कि शायद ये इस लड़के की चालबाजी है, ये इसका ट्रिक है। ऐसा कहते हुए उस तलवार को हथियाने के लिए आगे जाता है, लेकिन जैसे तलवार को पकड़ता है वो जोरदार करंट देती है, जिस वजह से वो दूर हट जाता है। लिंग बाओ कहता है कि ये मेरी तलवार है और उसे छूने के लिए पावर्स होना जरूरी है। तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मेरी तलवार को छू भी सको। पहले मेरी तलवार शांत थी, इसलिए जो चाहे उसे टच कर लेता था, लेकिन अब मेरी तलवार जाग गई है, तो इसके आसपास आने से भी पहले 1000 बार सोच लेना। लिंगसी ये सारी चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। वो लिंग बाओ से कहती है कि आखिर तुम कौन हो। लिंग बाओ कहता है कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ ड्रैगन किंगडम किंग पैलेस का प्रिंस, पवित्र गुरु, और तुम सभी को हारने के बाद अपने वादे को पूरा करना होगा। लिंसी बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, इसलिए वादे के अनुसार वो अपने क्लिप को देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी फ्योंसे उसे रोकती है और लिंग बाओ के बारे में बताने लगती है कि वो कई साल तक उसके घर पे रहा था नौकर की जिंदगी जीते हुए। अगर वो इतना बड़ा आदमी होता तो उसके घर पे नौकर की जिंदगी क्यों जीता। लोग भी उसकी बातों पे भरोसा करने लगते हैं और फिर वो अपने आप से अनुमान लगा लेते हैं कि शायद इस तलवार ने गलत मालिक को चूज कर लिया है। लिंसी भी इन सभी की बातें में आ जाती है और कहती है कि अगर ये सच हुआ, तुम सच में पवित्र गुरु हुए, तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पैलेस तक आऊंगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें आज यहीं पे खत्म कर दूंगी। ऐसे कहते हुए वो और यंग मास्टर उस पे हावी होने की कोशिश करते हैं और तलवार को उससे छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे लिंग बाओ काफी गुस्सा हो जाता है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि कोई आम इंसान उससे टच भी करे, इसलिए वो गुस्से में अपना पैर जमीन पे मारता है, जिस वजह से जो फोर्स निकलता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लोग उससे दूर जाकर गिरते हैं। इनसे भी सोचती है कि इतना सारा पावर होने के बाद कोई इसे कैसे हरा सकता है। लिंग बाओ कहता है कि तुम्हारी शक्ति तो मेरे सामने चींटी की बराबर है। तभी यहाँ पे किंग पैलेस के देखभाल करने वाले मार्शल ऋषि जैंग फेंग आते हैं। गेस्ट उन्हें बताते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप को पवित्र गुरु कह रहा है। ये सुनकर जब उन्हें देखते हैं और उनके हाथ में दिव्य तलवार को देखते हैं, तब वो उनके सामने झुक जाते हैं। भीड़ उनसे पूछती है कि क्या आप पवित्र गुरु के चेहरे को देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि वो दिव्य गुरु हैं या फिर नहीं। मार्शल ऋषि बताते हैं कि वो इतनी भाग्यशाली नहीं है कि उन्होंने आज तक पवित्र गुरु को देखा हो, उन्होंने बस उसकी छवि देखी है और इस तलवार को देखा है। ये सुनते ही ये लोग उसे लिंग बाओ के बारे में बताने लगते हैं कि ये झूठा इंसान है, पता नहीं कैसे उसने
इसने दिव्य तलवार को अपने हाथ में ले लिया है। ये कई सालों तक साओ फैमिली का नौकर रहा है और इसने पता नहीं कैसे इस तलवार को अपना लिया है। ये सुनकर वो लिंग बाओ को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है और सीधा उसके ऊपर वार कर देता है, लेकिन लिंग बाओ बहुत ही तेजी के साथ उसके तलवार को बीच से ही रोक देता है और आगे की तलवार के पार्ट को अपनी उंगली के सहारे ही तोड़ देता है और फिर वो अपनी तलवार को मार्शल आर्ट ऋषि के ऊपर तान देता है। वो उससे मारने वाला होता है, लेकिन भीड़ इससे डर जाती है। वो उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो उसकी भी जान खत्म हो जाएगी। और तभी यहाँ पे ग्रेट गार्जियन आ जाती है, जो कि अपने साथ सोने से बने हुए एक चेयर को लाती है, जो कि पवित्र गुरु का होता है। वो उसे सामने रखती है और पवित्र गुरु लिंग लोंग भी जाकर उस पे बैठ जाता है। ये देखकर मास्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेट गार्जियन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये मेरे गुरु के लिए ही है। भीड़ उन्हें समझाती है कि ये कोई पवित्र गुरु नहीं है, ये तो एक धोखेबाज है जो कि साओ फैमिली का नौकर है। तब ग्रेट गार्जियन उससे भी थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये मेरे गुरु है, मैं तुम सभी को कितनी बार बताऊं। ये सुनकर मार्शल आर्ट ऋषि भी समझ जाता है कि लिंग लाओ ही असली पवित्र गुरु है, इसलिए वो उनके सामने झुककर अपनी किए गए गलती के लिए माफी मांगने लगता है। फिर उसे देखकर सभी डरते डरते बारी बारी से सभी उसके सामने झुक जाते हैं। लिंग बाओ कहता है कि अब जाकर लोगों को समझ में आया कि मैं कौन हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे सामने जो झुका था, सबसे पहले मैं उससे ही शुरुआत करना चाहता हूँ। फिर वो मार्शल आर्ट ऋषि के सभी गलत काम एक एक करके उजागर करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने ये सारी चीजें कैसे की और क्यों की। पहले तो वो उसे कुछ नहीं बताता है, लेकिन जिस तरीके से लिंग बाओ उसे टॉर्चर करता है, उसे पूछते जाता है, वो सारी बातें एक एक करके बताने लगता है। वो बताता है कि उसे यहाँ का राजा बनना था, जिसके लिए उसने कई सारे बुरे काम किए और उसके नाम का यूज करके अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लिया है कि कोई उसके आसपास आने से भी डरता है। बाओ को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि एक तो इसने इतने सारे गलत काम किए और ऊपर से उसका नाम यूज किया, जिस वजह से वो अपने तलवार को आज्ञा देता है कि वो उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करे। इसके बाद मार्शल आर्ट ऋषि की बहुत ही बुरी तरीके से खातिरदारी होती है और उसके बाद लिंग बाओ अपनी तलवार को आदेश देता है और उसके आदेश पे मार्शल आर्ट ऋषि को तलवार पूरी तरीके से खत्म कर देती है। फिर बारी आती है लिंगसी की गलतियों की। लिंग बाओ उसके पास आता है और उसकी भी गलती को वो एक एक करके उसे गिनाने लगता है। लिंगसी को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उसे माफी मांग रही होती है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता है, बल्कि वो उसकी पोस्ट को उसे छीन लेता है। फिर लिंग बाओ ग्रेट गार्जियन तलवार से तीसरे अमर तलवार के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसे दूसरे अमीर परिवार द्वारा उसे हिडन विला में छुपा कर रखा गया है। सुनकर वो उस तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी फियांसी उसके सामने आ जाती है और उसके नाम से उसे रोकने की कोशिश करती है। लिंग बाओ को गुस्सा आता है कि कोई उसका नाम ले और इसके बाद गार्डियन आगे होकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे गुरु का नाम लेकर उन्हें पुकारो। इसके बाद लिंग बाओ अपने फियांसे से कहता है कि तुम्हें जीवन में एक मौका मिला था ताकि मुझसे शादी करके स्वर्ग की रानी बन जाओ, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। वो दूसरा मौका लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि लाइफ में कभी कभी मौके सिर्फ एक ही बार ही दिए जाते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है तीसरे अमर तलवार को हासिल करने के लिए। और उसके जाते ही यहाँ पे भवन के मालिक आ जाते हैं, जो कि 4 युद्ध देवता में से ये भी एक युद्ध देवता होते हैं। आकर पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था, इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा था। तब सभी लोग उन्हें लिंग बाओ के बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आया हुआ था जो कि अपने आप को पवित्र गुरु कह के बुला रहा होता है और उसने अपने साथ अमर तलवार भी लेकर चला गया है। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र गुरु तो काफी समय से लापता है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि पवित्र गुरु आए और हम सभी को ना पता चले। वो कोई फ्रॉड होगा। अब ये सुनकर सब अनुमान लगा लेते हैं कि लिंग बाओ कोई फ्रॉड इंसान था जो कि मर तलवार को अपने साथ लेकर चला गया। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे ढूंढकर अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। इन्हें पहले से पता था कि वो कहाँ पे जा रहा है, इसलिए वो उसके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिस रास्ते से वो जा रहा होता है उस हिडन वैली तक पास ही में बॉर्डर था, इसलिए वहाँ पे पहले से ही काफी सारे सैनिक थे और भवन का मालिक पहले ही फोन करके उन्हें आगाह कर देता है लिंग बाओ के बारे में कि जब वो वहाँ से गुजरे तब वो उसे खत्म कर दे। ऑफिसर ये सुनकर पहले ही तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंग बाओ और ग्रेट गार्डियन उधर से गुजर रहे होते हैं। इससे अमर तलवार के बारे में बताती है कि उन्होंने भी एक कंपटीशन रखा है, अगर कोई भी तलवार को जागृत कर देता है तो वो तलवार उसकी हो जाती है। ये बात भी लिंग बाओ को काफी गुस्सा करा देता है कि उसकी तलवार को इंसानी लोगों ने मजाक बना दिया है और उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। गुस्से में जब वो आगे बढ़ता है तो उसका सामना उन्हीं ऑफिसर से होता है। ऑफिसर पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो अपने पावर का यूज करता है और एक की वार से सभी को हरा देता है। बाद में जब वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सभी को बताता है तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। फिर वो उनसे हिडन वैली का पता पूछता है, तब ये लोग उसे चुपचाप बता देते हैं और लिंग बाओ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हिडन वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पे पहले से ही सभी लोग आ चुके होते हैं। यहाँ पे एक पर्सन होता है जिसका नाम फू होता है, वही इस तलवार को सबके सामने लाता है और तलवार के बारे में बताता है कि जो कोई भी इस तलवार को सक्रिय कर देगा ये तलवार उसकी हो जाएगी।
ये सुनकर टैन कबीले का वारिस उस तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो तलवार के संपर्क में आता है तलवार उसे दूर फेंक देती है। मिस्टर फू इस तलवार के बारे में बताते हैं कि ये पवित्र गुरु की तलवार है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा। फिर लू फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है। वो दूसरी तलवार से अपने हाथ पे कट लगाता है और खून से उस तलवार के साथ रिश्ता बनाता है, जिससे वो तलवार चमकने लगती है। इसके बाद वो तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आसमान से उसके ऊपर बिजली गिरती है और वो दूर हट जाता है। तभी यहाँ पे लिंग लोगास आता है और अपनी तलवार से सभी को दूर हटने के लिए कहते हैं। सभी उसे यहाँ पे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती हैं और कहते हैं कि झूठा गुलाम यहाँ पे फिर से तमाशा करने के लिए आ गया। वो कहते हैं कि इस बार वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे और वो इस बार इस तलवार को भी सक्रिय नहीं कर सकता है। लिंग बाओ कहता है कि क्या आप लोगों को इतना ज्यादा विश्वास है? सभी कहते हैं कि हाँ, उन्हें बहुत ही ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वो अपने साथ इस बार भवन के मालिक को लेकर आए हैं। भवन का मालिक भी यहाँ पे आता है और सीने चौड़े होते हुए कहता है कि कौन वो इंसान है जो मेरे गुरु का पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने लिंग बाओ का चेहरा नहीं देखा होता है, इसलिए वो बढ़ चढ़ के बहुत सारी बातें कहते जाता है, लेकिन जैसे लिंग बाओ उसकी तरफ मुड़ता है और भवन का मालिक जब लिंग बाओ को देखता है वो उसे पहचानने के साथ डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है। लिंग बाओ भवन के मालिक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसकी जिम्मेदारी दी थी कि तलवार की हिफाजत करना, लेकिन ये तो तलवार के बलबूते पे अपना ही रोप चालू कर दिया था, इसलिए वो आगे बढ़ के उसे थप्पड़ मारने लगता है। वो बार बार उसे थप्पड़ मारता है और उसके किए गए गलती को इसे याद दिलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था कि मेरे ना रहने पे तुम दुनिया को सपोर्ट करो और उनके मुश्किलों से लोगों को बचाओ, लेकिन तुम तो यहाँ पे आकर मेरे नाम को यूज करके गलती पे गलती की जा रहे हो। मैंने तुम सभी को चुना था ताकि तुम्हारे वजह से दुनिया शांत और सुकून भरी जिंदगी जी सके, लेकिन तुम लोग तो अपना ही फायदा देख रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही बुरी सजा दूंगा। भवन के मालिक को भी पता होता है कि उसने गलती की है, इसलिए वो लिंग लाओ की खतरनाक सजा को भी मान लेता है और चुपचाप अपने सजा भुगतने के लिए यहाँ से चला जाता है। फिर वापस से बारी आ जाती है लिंगसी की। लिंगसी ये देखकर वापस से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लोगों के बहकावे में मैं बार बार गलती कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं आपसे लास्ट टाइम माफी मांग रही हूँ। लिंग बाओ भी उसे आखिरी बार माफ कर देता है और उसे भी सजा भुगतने के लिए उसे भेज देता है। जो मिस्टर फू होता है, जिसके हाथ में इस समय ये तलवार थी, वो इस तलवार को छोड़ना नहीं चाहता था और इस तलवार के सहारे वो इस दुनिया का राजा बनना चाहता था, इसलिए वो लिंग बाओ से नहीं डरता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम 1000 साल पहले राज करते थे, लेकिन तुम्हारे राज का दौर अब खत्म हो गया है, आज का राजा मैं हूँ। मिस्टर फू की ये पहली गलती होती है, इसलिए लिंग साओ उससे माफ करते हुए इससे कहता है कि अच्छे से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो माफी मांगने से इनकार कर देता है, जिससे रेड गार्जियन गुस्सा हो जाती है और उसके कंधे पे तलवार रख देती है और उसका सर कलम करने का इंतजार करने लगती है। लॉन्ग बाओ उसे रोकता है और कहता है कि इसे सजा तो मैं ही दूंगा। इसके बाद वो अपने तीसरे अमर तलवार को आज्ञा देता है उसके पास आने के लिए, लेकिन तलवार अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। ये देखकर मिस्टर फू से कहता है कि देखो, तुम्हारी तलवार ही तुम्हारी बात नहीं मान रही है, तो लोग तुम्हारी बात क्या सुनेंगे। लिंग बाओ को आश्चर्य होता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो पता लगा लेता है कि यहाँ पे जो तलवार है वो नकली है। वो तलवार को निकालता है और कहता है कि ये नकली तलवार है और फिर वो सबके सामने उस तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ भी देता है। सभी आपस में फुसफुसाकर बात करने लगते हैं कि आखिर असली तलवार कहाँ पे है। किसी को नहीं पता होता है कि वो तलवार कहाँ पे है, लेकिन लिंग बाओ थोड़ी ही देर के अंदर पता लगा लेता है कि वो तलवार कहाँ पे है। उसे पता होता है कि तलवार उसी पत्थर के अंदर है, इसीलिए वो अपने खून से उस तलवार को सक्रिय करता है और उसे आवाज देता है कि वो तलवार बाहर आ जाए। उसके आदेश पे जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो चकनाचूर हो जाता है और उनमें से वो तलवार बाहर निकल जाती है। तलवार को पकड़ते ही सीधा मिस्टर फू को मारने के लिए लिंग बाओ आगे बढ़ता है। तब वो उसे धमकाता है कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। लिंग बाओ कहता है कि ना ही मैं तुमसे डरता हूँ और ना ही तुम्हारे पिता से डरता हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा होने की हिम्मत करेगा। और फिर वो उसका सर कलम करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। फू का पिता यहाँ का राजा होता है और ये राजा का आदमी यहाँ पे फू को बचाने के लिए आया होता है, लेकिन लिंग बाओ को किसी का भी कोई भी डर नहीं होता है। वो अपनी तलवार का यूज करता है और उसके पावर से इसके अंदर ऐसी रोशनी डालता है जिस वजह से इसके पूरे बॉडी के अंदर जलन स्टार्ट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी अंदर से जलने लगती है, वो टूटने लगता है और अपने आप को बचाने के लिए कहता है। सभी उसे समझा रहे होते हैं कि वो राजा से पंगा ना ले, लेकिन लिंग बाओ किसी की भी बातें नहीं सुनता है। वो ना ही किसी से डरता है और ना ही घबराता है। वो कहता है कि इसने गलती की है तो इसको मैं सजा देकर ही रहूंगा। राजा का आदमी लिंग बाओ को अब भी समझा रहा होता है कि राजा बहुत ही ज्यादा क्रूर होंगे, अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। ग्रेट गार्जियन कहती है कि तुम्हारे राजा मेरे गुरु के सामने कुछ भी नहीं है, अगर सामना करना है तो कह दो तुम्हारे राजा को आ ही जाए। अब इन दोनों की लड़ाई को देखते हुए लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो किस साइड रहेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर राजा के साइड वो रहते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी टीम ताकतवर है। इसीलिए जो पर्सन फू को बचाने के लिए आया होता है वो लिंग बाओ
बाओ को मारने के लिए अपनी तलवार का यूज करता है, लेकिन बीच में ग्रेट गार्जियन आ जाती है उसे रोकने के लिए। लिंग बाओ उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें इस कमजोर इंसान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बात करता है, लड़ता तो कुछ नहीं है, मैं इसे एक ही बार में हरा दूंगा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जरा मेरे एक हमले को रोक कर तो दिखावा। ऐसा कहते हुए लिंग बाओ पे वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंग बाओ अपने पावर का यूज करता है और जादुई घड़ा उसकी सुरक्षा में बीच में खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो लिंग बाओ को टच भी नहीं कर पाता है और उल्टा उसकी ही हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि उसने इतने सालों तक कल्टिवेशन का अभ्यास किया है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने कमजोर क्यों है। अब वो पर्सन कुछ समझ पाए उससे पहले ही लिंग बाओ अपने तलवार की ताकत का यूज करता है और उसकी पावर से उसे टुकड़ों में तोड़कर उसे खत्म कर देता है। उस इंसान के खत्म होते ही तुरंत यहाँ पे राजा भी आ जाता है। राजा को देखते ही आसपास के सभी लोग उसके बेटे के बारे में बताने लगते हैं और साथ ही लिंग बाओ के बारे में बताने लगते हैं कि वो यहाँ पे तबाही मचा रहा है। राजा को देखकर पहले लिंग बाओ उसके बेटे की गलतियों के बारे में उसे बताता है, लेकिन राजा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो उसे कहता है कि ये मेरा बेटा है और ये कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से लिंग बाओ को गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपने पावर का यूज करता है और वापस से फू की बॉडी में वो जलन पैदा कर देता है और उसे वहाँ से गायब कर देता है। राजा के ही सामने उसके बेटे को इस तरीके से खत्म करने की वजह से भीड़ घबराने लगती है कि आगे इन दोनों के बीच में क्या होगा। लिंग बाओ राजा को भी माफी मांगने का एक मौका देता है और कहता है कि जल्दी से मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हारे जीवन बख्श दूं। लेकिन राजा तो माफी मांगने से साफ मना कर देता है। अब लिंग बाओ को राजा के बारे में कोई भी गलत चीज अभी तक नहीं मिली थी जिससे वो उसे कड़ी सजा दे सके, इसीलिए वो उसके अहंकार को पहले तोड़ने की कोशिश करता है और सबके सामने वो अपनी पावर से उसे 3 बार पूरी आज्ञा के अनुसार झुकाता है ताकि उसका एटीट्यूड चूर चूर हो सके। साथ ही वो राजा के माथे से ब्लड भी निकाल देता है ताकि राजा को एहसास हो सके कि उसे गलती की सजा मिली है। सबके सामने राजा को बुरी तरीके से हराने के बाद वो यहाँ से जाने का फैसला करता है और ग्रेट गार्डियन से दूसरी तलवार के बारे में पूछता है। ग्रेट गार्डियन बताती है कि वो आखिरी तलवार ब्लू सिटी में है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद लिंग सोचता है कि आखिर ये सारे लोग ऐसे पोस्ट पे कैसे चले गए बिना किसी काबिलियत के। लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा गलत काम किया हुआ है। वो ग्रेट जनरल से इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। ग्रेट जनरल को जितनी समझ होती है वो कहती है कि इन सभी से एक पर्सन हमेशा जुड़ा रहता है, वो सिटी का लॉर्ड है और कल उसका बर्थडे भी है, तो काफी सारे अमीर लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। हम पता लगा सकते हैं कि ये सभी चीजें हो कैसे रही है। दूसरी तरफ हम शहर के लॉर्ड को देखते हैं जिनका आज बर्थडे होता है, इसलिए काफी सारे अमीर लोग अपने साथ काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आए होते हैं ताकि वो उन्हें खुश कर सके। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे राजा भी आ जाते हैं जो कि वो भी काफी सारे कीमती उपहार लेकर आए होते हैं और साथ में एक झूठा फरमान भी लेकर आए होते हैं जिन्हें वो ड्रैगन किंगडम का फरमान बता रहे होते हैं। असल में जिन 4 देवदूत को लिंग लोंग ने पूरी दुनिया का हिफाजत करने के लिए कहा था, वो 4 लोग बहुत ही ज्यादा दोस्त थे। उन्होंने ड्रैगन किंगडम के सभी खजाने को चुरा लिया था और आपस में बांट लिया था और उस तलवार को भी आपस में बांट लिया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे। लॉर्ड के पास भी पवित्र गुरु के तलवार का एक पार्ट था जो कि अचानक से बहुत ही तेजी से साइन करने लगता है। सभी के सर में दर्द होने लगता है उसके साइन से। तलवार को चमकते हुए देखकर लॉर्ड डरने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि तलवार जब चमक रही है तब कुछ ही देर के अंदर पवित्र गुरु भी यहाँ पे होंगे। वो उसका बात खत्म ही होता है तभी यहाँ पे पवित्र गुरु आ भी जाते हैं जो कि काफी गुस्से में होते हैं। वो सिटी लॉर्ड से वो तलवार मांगते हैं और कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर वो उनका साथ नहीं देती हैं और न ही उनके अमर तलवार को उन्हें वापस करते हैं, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा वो तलवार मुझे नहीं दे रहे हो तो क्या वो तलवार तुम्हारी है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ वो तलवार मेरी है। झूठ बोलते हैं ताकि वो तलवार पा सके और यहाँ पे भी राज कर सके, लेकिन ये सुनकर लिंग बाओ कहता है कि ठीक है वो तलवार तुम्हारी है, मतलब कि तुम उस तलवार के गुरु हो, तो जाओ उस तलवार को ले लो। आसपास के लोग भी इसे चढ़ा रहे होते हैं और उन सभी की बातें सुनकर सिटी लॉर्ड आपको महान शक्तिशाली समझने लगता है और उस तलवार को लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। उसके पहले कदम पे ही तलवार की ऊर्जा से उसकी गर्दन कट जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है। वो लोगों के बहकावे में फिर से आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तलवार उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो ये मान रहा होता है कि तलवार उसकी परीक्षा ले रही है, इसलिए वो लिंग बाओ के वार्निंग को भी नहीं सुनता है और चुपचाप उस तलवार तक पहुंच जाता है। तलवार तक पहुंचने के बाद तलवार अपने पास से ऐसा ऊर्जा बाहर निकालती है जिससे वो सिटी लॉर्ड को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है और सिटी लॉर्ड गायब हो जाता है। ये देखकर लोग डरने लगते हैं। लिंग बाओ कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और है जो कि मेरी तलवार को लेना चाहता है। वो सबकी तरफ इशारा करता है, लेकिन सभी उसे देखकर डर रहे होते हैं। वो मना करते हैं कि वो तलवार को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन राजा तो लिंग बाओ से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है। वो उसे कहता है कि अच्छा तुम अपने पावर का प्रदर्शन करके मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी अपने साथ किसी
को लाया हूँ जो कि आज तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये सुनकर लिंग बाओ कहता है कि अच्छा उस इंसान को भी बुला लो, मैं भी उसे मिल लेता हूँ। और फिर वो बैठकर अपने तलवार के साथ उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे इविल ऑफ गॉड आता है जिसने अपना आधा फेस मास्क से कवर कर लिया होता है। लिंग बाओ को चुनौती देता है कि वो थोड़ी ही देर के अंदर उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। ये सुनकर लिंग बाओ कहता है कि तुमने मेरी तलवार का एक भी वार सह लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ताकतवर हो। फिर वो अपनी तलवार का यूज करता है और पहला वार इविल ऑफ गॉड पे करता है, लेकिन उसके वार का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर वो फिर से दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी इसके वार से उससे कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो तीसरी बार भी ट्राई करता है और इस बार भी लास्ट टाइम की तरह कुछ भी नहीं होता है। तब वो अपने तलवार को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी सभी तलवारों को इकट्ठा करता है और उन्हें आवाज देता है। उसके आवाज से हजारों किलोमीटर दूर की तलवार भी उसकी बातें सुन लेती है और उसके बुलाने पे उसके पास आने लगती है। तेजी से बहुत सारी रफ्तार से हजारों तलवार उसके पास आती हैं और उसके आसपास घूमने लगती हैं। उसकी तलवार अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती है। इसीलिए और इस बार जब वो अपने तलवार का यूज करता है इसे खत्म करने के लिए और पावर का यूज करता है, तब एक ही बार में इविल ऑफ गॉड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है वापस से राजा की। राजा को खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन राजा उसे बताता है कि भले ही तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा एक परिवार भी है, तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में हैं। इन्होंने तुम्हें कई साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? लिंग बाओ नहीं डरता है क्योंकि उसने पहले ही ग्रेट गार्डियन को अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए भेज दिया था। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे ग्रेट गार्डियन आती है और बताती है कि आपके पिता की जान चली गई है और आपकी माता का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। भले ही उन लोगों ने इसे पैदा नहीं किया था, लेकिन इंसानी दुनिया में आने के बाद उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया था। इसलिए वो उससे पूछता है कि बताओ वो दोनों कहाँ पे हैं, तुमने उन्हें किस तरीके से मारा? ये सुनकर वो बताता है कि उसने उसके पिता को तो पहले ही जान से मार दिया है, लेकिन उसके माँ को अभी भी उसने अपने कब्जे में रखा है। ये सुनकर वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, माँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता है। तब अपनी पावर का यूज करता है और उसे खत्म कर देता है। कुछ लोग आगे आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। आखिर में वो राजा को खत्म कर देता है। एक पावरफुल इंसान राजा को बचाने के लिए लिंग बाओ से दुश्मनी मोल लेता है और बाओ जो कि इस समय अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, वो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तुरंत अपने पावर से मौसम बदलता है और एक बिजली गिराकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और फिर वो अपने इंसानी दुनिया वाली माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। पता लगाते लगाते वो ड्रैगन किंगडम के किंग पैलेस पहुंचता है और अपने पिता से मिलता है। यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को अगवा किया है ताकि वह इंसानी दुनिया के प्रॉब्लम्स को छोड़कर वापस से ड्रैगन कबीले में आ सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लिंग सी भवन के मालिक और वो पावरफुल सैनिक भी आ जाते हैं जो कि काफी समय से राजा के साइड में थे। यहाँ पे आने के बाद लिंग बाओ को पता चलता है कि उसके पिता पहले उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि लिंग बाओ अपने पिता से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। राजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि उससे ज्यादा पावरफुल उसका बेटा है, इसलिए उसने उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसे इंसानी दुनिया में भेज दिया। लेकिन जब राजा ने देखा कि लिंग बाओ इंसानी दुनिया में जाने के बाद भी खुशी से रह रहा है और अब उसके पास एक सच्चा परिवार भी है, तब उसे जेलसी होने लगी कि लिंग बाओ किसी और को अपने पेरेंट्स का प्यार कैसे दे सकता है। वह वापस से लिंग बाओ को वापस अपनी दुनिया में लाना चाहता था, जिसके लिए वो इतना ज्यादा तमाशा क्रिएट करता है। लिंग बाओ को जब ये सारी चीजें पता चलती है कि वो काफी समय से अपने पिता की कठपुतली बन गया था, तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पिता से पूछता है कि उसकी इंसानी माँ कहाँ पे है, लेकिन पिता उसे कुछ भी नहीं बताता है। ये देखकर अपने पास से एक छोटी सी डिबिया निकालता है जो कि उसी बूढ़ी औरत की होती है, जिसे देखकर लिंग बाओ काफी ज्यादा पैनिक करता है, लेकिन राजा फिर भी उसे कुछ नहीं बताता है। इसीलिए वो अपने खून से शाही फरमान जारी करता है और अपने पिता के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। महल को छोड़े हुए उसे काफी साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाता है। उसकी मदद अभी भी ग्रैंड गार्जियन कर रही होती है और वो काफी समय पता लगाने के बाद लिंग बाओ को बताती है कि तुम्हारी माँ काफी समय से तुम्हारी एक्स फियांसे साओ फैमिली के परिवार में रह रही थी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को लगा कि वो जगह काफी अच्छी है तुम्हारी माँ को छुपाने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला है कि उन लोगों ने आपकी माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, जिस वजह से हाल फिलहाल में उनकी मौत हो गई। ये सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उन दो माँ बेटी को पूरी तरीके से खत्म करने का डिसीजन लेता है। इधर दूसरी तरफ हम एक्स फियांसे और उसकी माँ को देखते हैं। ड्रैगन किंगडम की राजा की मदद करने की वजह से उन्हें काफी सारा कीमती उपहार मिला हुआ होता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे लिंग बाओ आ जाता है एक बड़े से बक्से के साथ। वो उन्हें कहता है कि आज तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो बॉक्स को टेबल पे रखता है और कहता
कहता है कि इसे खोलकर देख लो। जब वो बॉक्स को ओपन करते हैं तब वो देखते हैं कि इसमें तो उस पर्सन का चेहरा है जिसके साथ एक फियांसे की शादी हुई थी। वो उसे देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। फिर लिंग बाओ ने बताता है कि आज वो यहाँ पे किस लिए आया है। आज वो यहाँ पे आया है ताकि वो दोनों को खत्म कर सके। फिर वो इनकी गलतियों को काउंट करने लगता है। ये अपनी गलती को छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तभी यहाँ पे ग्रैंड गार्जियन आती है जो कि अपने हाथ में 2 सफेद कपड़े लेकर आई होती है। पहले कपड़े से वो बूढ़ी औरत का गला घोटती है और उसे जान से मार देती है लिंग बाओ के कहने के बाद। और फिर वो दूसरा कपड़ा लेती है एक फियांसे को खत्म करने के लिए। उसका गला घोट रही होती है लेकिन लिंग बाओ उसे रोक देता है और कहता है कि इसे जाने दो। अब इसके पास ना ही पैसा है और ना ही परिवार है। मैं इसे एक ऐसी सजा देना चाहता हूँ जिसे ये तिल तिल कर मरे, इसीलिए इसे इसके हाल पे छोड़ दो। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कहानी का एंड कैसा था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा था, के अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसा होना चाहिए था, सारी बातें कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।